हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस फिर से एक नए सेशन में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं फिर से विजय सीरीज के अंदर कुछ बेहतरीन प्रश्न और क्लास 12th के मिसलेनियस एमसीक्यूज में आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बार फिर से। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं पूरे जोश, जुनून और उत्साह के साथ? क्योंकि दोस्तों यहां पर आज हम विजय सीरीज के अंदर चाहे एम्स, आरयूएचएस, यूपी सीनेट और चाहे बीसीसी हो, एमपीपीएनएसटी हो, चाहे आपके कोई भी स्टेट का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, उन सभी की हम तैयारी कर रहे हैं शानदार तरीके से, और वो भी केवल और केवल एमसीक्यूज के माध्यम से, जहां पर हम विभिन्न प्रकार के नए नए एमसीक्यूज देखते हैं, विभिन्न प्रकार के नए नए कंसेप्ट देखते हैं और हर प्रकार के एमसीक्यूज के सही जवाब जानने की कोशिश भी करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम हर बार कुछ नए प्रकार के एमसीक्यूज लेकर आते हैं और साथ ही साथ में दोस्तों हम तैयारी भी करते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी हर रोज रेगुलरली अगर इसी प्रकार से अपने सेशंस की तैयारी करना चाहते हैं और इसी प्रकार से यदि आप भी शानदार तरीके से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो ठीक शाम को 6 बजे यानी कि मेरे साथ डॉक्टर हिमांशु के साथ आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, और जहां पर यहां पर शानदार तरीके से हम लोग जो है बेटा तैयारी भी कर रहे हैं। अब बेटा आप सभी का तहे दिल से स्वागत आज के इस सेशन में, जहां पर आज शानदार तरीके से हम फिर से कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम, जय सिया राम, और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। और आप सभी को ईद के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को ईद मुबारक। जितने भी हमारे भाई बहन हैं उन सभी को ईद मुबारक है। और साथ ही साथ में दोस्तों आज भी हम बहुत ही सारे बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं आज कितने लोग जो है इस प्रश्नों का सही जवाब दे पाता है। परंतु बिल्कुल आज हमारे पास पोल का ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हमारे पास पोल का ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि मज़ा उतना ही आने वाला है और आप सभी लोग जो है अपने जवाबों को नीचे लाइव चैट में ज़रूर दे सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें मज़ेदार बनने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं ये कितने लोग यहाँ पर सही जवाब दे पाते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न हमारा कहता है, विच लेयर इज द वॉल ऑफ यूट्रस अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि गर्भाशय की भित्ति का कौन सा स्तर आर्तव चक्र के दौरान परिवर्तन से गुजरता है। तो चलिए देखते हैं। चलो दोस्तों फटाफट से आप अपने सभी जो जवाब है वो नीचे लाइव चैट के अंदर कमेंट कर सकते हैं, और आखिर में सही जवाब का उत्तर हम जरूर देखेंगे यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है यहाँ पर। विच लेयर, तो गर्भाशय की भित्ति का कौन सा स्तर आर्तव चक्र के दौरान परिवर्तनों से गुजरता। ठीक है भाई, सही बात है। अब बेटे सबसे पहले जब हम चक्रों की या फिर एंडोमेट्रियम के स्तर की बात करते हैं तो मीजोमेट्रियम जैसा तो हमने कुछ सुना ही नहीं है, तो इस ऑप्शन को वैसे ही एलिमिनेट कर दो, हटा दो भाई। ठीक है, अब बात आती है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आप सभी को पता है बच्चों कि सबसे बाहर की ओर मेम्ब्रेन लाइक या फिर झिल्ली नुमा ये स्तर होता है या फिर ये लेयर होती है। बिल्कुल। दूसरा स्तर बीच में जो होता है दोस्तों वो होती है मायोमेट्रियम की, जो कि आपकी स्मूथ मसल्स यानी कि चिकनी पेशियों से बनी हुई होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, स्मूथ मसल्स यानी कि चिकनी पेशियों से बनी हुई ये स्तर होती है, जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन के प्रभाव में संकुचन होने की वजह से प्रसव यानी कि पार्चुरेशन शिशु का हो पाता है। ठीक है, और लास्ट में आती है बेटा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कैसी होती है बेटा? ग्लैंड्यूलर होती है। देखो अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि कौन सी स्तर किससे बनी हुई होती है, कैसी होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है वो ग्लैंड्यूलर होती है यानी कि ग्रंथिल होती है। कैसी होती है बेटा? ग्लैंड्यूलर होती है यानी कि ग्रंथिल होती है, और इसी वजह से आर्तव चक्र के अंदर यानी कि जब भी मेंसेस होते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो उस समय इस एंडोमेट्रियम का झड़ना होता है, ब्लीडिंग होती है। ये अवस्था जो होती है कम से कम 1 से 4 दिन तक चलती रहती है, और
5वें दिन से वापस एक नई अवस्था यानी कि पुट्टक की अवस्था यानी कि फॉलिकुलर फेज जो है शुरू हो जाती है आना। और इस फॉलिकुलर फेज में हम क्या देख पाते हैं दोस्तों कि फॉलिकुलर फेज में जो हमारी एंडोमेट्रियम है इसका फिर से क्या होता है दोस्तों, पुनः जनन होता है, फिर से ये रिपेयर होती है और फिर से जो है बेटा प्रेगनेंसी यानी कि गर्भ धारण करने के लिए तैयार होती है। तो इसलिए तो यूट्रस के अंदर साइक्लिक चेंजेस जब होते हैं तो उसके पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम में तो किसी प्रकार के चेंजेस आर्तव चक्र के दौरान बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। परंतु जब हम बात करते हैं हमारे एंडोमेट्रियम की, तो एंडोमेट्रियम कैसे होती है, ग्रंथिल होती है और इसी वजह से इसके अंदर साइक्लिक यानी कि चक्रीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, सी होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए भाई बहुत ही बेहतरीन। देखते हैं कितने लोगों ने यहां पर सही जवाब दिया है। पूछा गया है सिग्निफिकेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन ओवरी, यानी कि अंडाशय में निम्न में से कौन अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करता है। अब देखिए दोस्तों, प्रोजेस्टेरॉन का जो उत्पादन है वो मुख्य तौर पर तो जब हम पुट्टिकी अवस्था की बात करते हैं या फॉलिक्यूलर फेज की बात करते हैं तो उसके अंदर भी बेटा एफएस और एलएचएच के प्रभाव में भी हमारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। परंतु यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है वो उसके संदर्भ में नहीं पूछा गया है। यहां पर प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा ऐसी संरचना होती है कि जहां से देखो प्राइमरी फॉलिकल तो वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का नहीं करता, मैच्योर फॉलिकल जो होता है बेटा वो आपके एस्ट्रोजन का स्रावन करता है, ग्राफियन फॉलिकल ही मैच्योर फॉलिकल होता है, लास्ट में बचा बच्चों हमारा कॉर्पस लूटियम। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने कल भी बताया था यानी कि सैटरडे वाली क्लास में कि ओव्यूलेशन यानी कि जब अंडोत्सर्ग होता है तो अंडोत्सर्ग होने के बाद में एक हमारे पास सेकेंडरी oocyte जो होती है बेटा वो अलग हो जाती है और सेकेंडरी oocyte के बाद जो बची हुई ग्राफिन पुट्टिका की संरचना होती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों, कॉर्पस ल्यूटियम में। हो गया। कॉर्पस लूटियम में ये परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल सही बात है बेटा। जब ये कॉर्पस लूटियम में परिवर्तित हो जाती है तो कॉर्पस लूटियम में परिवर्तित हो जाने के बाद में आप सभी को एक चीज का ध्यान रखना है कि बेटा यहां पर ये कॉर्पस लूटियम जो होती है बच्चों भर भर के किसका स्रावन करती है, प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन करती है। ये कॉर्पस लूटियम भर भर के प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन करती है और इस प्रोजेस्टेरॉन, ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, ये क्या करता है बच्चों, ये एंडोमेट्रियम को
ये एंडोमेट्रियम को रेडी रखता है किसके लिए? गर्भ धारण के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए। मान लीजिए कि चूंकि ये अंड कोशिका, यदि मान लीजिए इस सेकेंडरी oocyte या अंड कोशिका का मान लीजिए निषेचन हो जाता है, तो उसके लिए हमारी एंडोमेट्रियम तो तैयार रहनी चाहिए। उसको तैयार रखने का कार्य कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन करता है। और जब ये प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि जब हमारा कॉर्पस लूटियम अपहासित हो जाता है, यानी कि ये एक सफेद श्वेत कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें जो है बेटा प्रोजेस्टेरॉन का स्तर जो है कम हो जाता है। और जब प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम हो जाता है तो ऐसी अवस्था में पुनः जो है बच्चों महिलाओं के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इसीलिए बेटा कॉर्पस लूटियम ही लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन करता है। ठीक है, बिल्कुल। और सीधी सी बात है बेटा, पूछा हमसे किसके अंदर गया है? ओवरी के अंदर, यानी कि अंडाशय के अंदर पूछा गया है। तो अंडाशय के अंदर तो बेटा कॉर्पस लूटियम ही जो होता है प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन करवाता है। बिल्कुल सिंपल। देखो क्वेश्चन की छोटी छोटी डिटेल्स, छोटी छोटी पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम कई बार मिस कर जाते हैं और हमें हमारे सिलेक्शन से ये दूर कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी चीजें हमें या ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आसान सा प्रश्न है, एक बार फिर से देखते हैं कितने लोग यहां पर सही जवाब दे पाते हैं। द सोर्स ग्लैंड ऑफ द हार्मोन दैट टारगेट इंटरस्टिशियल सेल्स एंड प्रमोट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, यानी कि अंतराली कोशिकाएं अंतराली कोशिकाओं को लक्ष्य बनाने और एंड्रोजन के संश्लेषण एवं स्रावन को प्रेरित करने वाले हार्मोन का स्रोत ग्रंथि क्या है? अब ध्यान रखिए बेटा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा वृषण कोश है, यानी कि हमारा वृषण है, यानी कि हमारा स्क्रोटम टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर आप सभी को पता है बेटा इस प्रकार से वृषण पालिकाएं होती हैं। इन वृषण पालिकाओं के अंदर बेटा सेमिनिफेरस यानी कि कुंडलित नलिकाएं होती हैं। और इन नलिकाओं के बाहर जो अंतराली क्षेत्र होता है, ये यहां पर इंटर स्टीशियल स्पेस होता है, यानी कि अंतराली अवकाश होता है या अंतराली क्षेत्र होता है। यहां पर आपको इंटरस्टिशियल सेल्स देखने को मिलती है। यहीं पर आपको अंतराली कोशिकाएं यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स देखने को मिलती है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि जो ये अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, इनका तो कार्य होता है शुक्राणु जनन करना, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस करना, शुक्राणु का निर्माण करना, है ना। परंतु हमसे पूछा गया है इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में, जो कि किसका स्रावन कराती है? एंड्रोजन का। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारे पास कौन है बेटा? जब भी कोई भी हार्मोन की बात होती है तो शुरुआत करेंगे हम हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से किसका स्रावन होता है बेटा? जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच। अब ये जीएनआरएच कहां पर जाएगा बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि पर, अग्र पीयूष ग्रंथि पर। इस अग्र पीयूष ग्रंथि से बेटा क्या निकलेंगे? आपके गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स कौन कौन से होते हैं? एलएच और एफएसएच। ये एफएसएच तो आगे जाकर सर्टोली कोशिकाओं पर काम करेगा, वृद्धि कारक का स्रावन करवाएगा और स्पर्मियोजेनेसिस करवाने में मदद करेगा। क्लियर? परंतु हमारा काम पड़ेगा इस एलएच से। ये एलएच क्या करेगा बच्चों आगे जाकर? ये एलएच बेटा आगे जाकर किस पर काम करेगा? ये लेडिक कोशिकाओं पर। किस पर कार्य प्रभाव डालेगा बेटा? ये लेडिक कोशिकाओं पर अपना कार्य प्रभाव डालेगा। और यही लेडिक कोशिकाएं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल सेल्स। यही इंटरस्टिशियल, यही अंतराली कोशिकाएं होती हैं, यही लेडिक कोशिकाएं होती हैं, और इन्हीं के ऊपर जो है बेटा ये एलएच अपना प्रभाव डालेगा। और ये एलएच के प्रभाव में बेटा इन लेडिक कोशिकाओं से किनका स्रावन होगा बेटा? एंड्रोजन का स्रावन होगा। क्या ये बात क्लियर है? और मोस्ट कॉमन एग्जांपल एंड्रोजन का है बेटा टेस्टोस्टेरोन। क्या ये बात सभी को क्लियर है?
पता नहीं क्या ही हो गया, चलो कोई बात नहीं, हटा दो ये सभी दुविधा को यहाँ से। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये पूरा कंसेप्ट। पूरा कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से है कि बेटा यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से निकलेगा GnRH, इस GnRH के प्रभाव में एंटीरियर पिट्यूटरी, बस ये मेन पॉइंट है बेटा, अग्र पीयूष ग्रंथि जो आपको ध्यान रखनी है, बस एंटीरियर और पोस्टीरियर में कंफ्यूजन होता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। उससे यहाँ पर क्या निकलेगा बेटा, यहाँ पर निकलेगा LH, LH के प्रभाव में बेटा ये किस पर कार्य करेगा, लेडिक कोशिकाओं पर, और ये लेडिक कोशिकाएं, ये लेडिक सेल्स जो होती हैं बेटा आगे जाकर किसका, एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करवाती। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि पर जो होगा बेटा अंतराली कोशिका को प्रेरित करने वाली जो हमारी हार्मोन होती है उसका स्त्रोत्र ग्रंथि कौन सी है, हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना, LH और FSH, ठीक है। चलो अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा, परंतु काफी बार कंफ्यूजन करने वाला ये प्रश्न। चलो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉपर बेस्ड आईओडी दैट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम अमंग्स देम। तो बच्चों देखो ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, यहां पर हमसे कॉपर रिलीजिंग आईओडी के बारे में नहीं पूछा गया है, यहां पर हमसे पूछा गया है जो कि सबसे लंबे समय तक कार्यरत रहती है। अब ऐसा तो प्रश्न हमने कभी देखा ही नहीं, तो इसलिए मैं आप सभी को बता देता हूं इसका प्रश्न जो है बेटा, सबसे पहले हमें ये देखना है इनमें से कौन कौन सा कॉपर रिलीजिंग आईओडीज है। तो बेटा सबसे पहले देखो, कॉपर टी है, बिल्कुल है सर, कॉपर 7 है, बिल्कुल है सर, LNG20 है, नहीं, ये क्या है बेटा, हार्मोन रिलीजिंग, ये कौन सी आईओडी है बेटा, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है, ये बात क्लियर है। चलो भाई ठीक है, मल्टीलोड 375 बिल्कुल है। अब पता क्या चलेगा सर इन तीनों में से कौन सी है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये है हमारी मल्टीलोड 375, एक ऐसी कॉपर आईओडी जो कि बेटा आपके कॉपर बेस्ड आईओडी है, जो कि बेटा लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक क्या रहती है बच्चों, कार्यरत रहती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, एक और नया और अच्छा प्रश्न। काफी सारे नाम जो ऐसे हैं बच्चों यहां पर आपको देखे देखे सुने सुने से लग रहे होंगे, परंतु यहां पर ध्यान रहे आप सभी को कि जब हम मादा जनन मार्ग की बात करते हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर जब भी हम मादा जनन मार्ग की बात करते हैं तो हमसे पूछा गया है कि एक शल्य चिकित्सा है, शल्य क्रिया है, हस्तक्षेप करने की टेक्निक जो कि महिलाओं में परिवहन को रोकने की कार्य करती है या फिर अवरोध का कार्य करती है। चलो ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले जब भी हम बैरियर्स की या फिर अवरोधक की या फिर जिस प्रकार के हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आखिर ऑप्शन क्या आता है हमारे पास, शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरीज, यानी कि जब सभी टेक्निक्स फेल हो जाती है, जब सभी तरीके जो है बच्चों फेल हो जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है बच्चों, शल्य चिकित्सा यानी कि बच्चों सर्जरी। अब इस सर्जरी के अंदर हम करते क्या है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, फीमेल्स के अंदर हम यहां पर जो हमारी अंडवाहिनी होती है जो ये अंडवाहिनी होती है इसको कट किया जाता है। कट कर लेने के बाद दोस्तों यहां पर इसको इस प्रकार से टाई किया जाता है, यानी कि यहां पर 2 नॉट लगाई जाती है, टाई किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे यह होता है दोस्तों कि यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर क्या होता है बेटा, ओवरी होती है।
ओवरी से जो हमारी द्वितीय अंड कोशिका जो है बच्चों, जो हमारी एम्प्यूला वाला क्षेत्र में आते और निषेचन का इंतजार करती है, तो वो बेटा आपके यहां पर आने वाले जितने भी शुक्राणु होते हैं ना बच्चों, ये आने वाले शुक्राणु जितने भी हैं, ये इनके संपर्क में नहीं आ पाएगी। और जब ये इनके संपर्क में नहीं आ पाएगी और ना ही ये आपकी अंड कोशिका जो है बच्चों आगे की ओर गति कर पाएगी, तो इससे बेटा गैमीट ट्रांसफर को रोक दिया जाएगा, यानी कि यहां पर आपके युग्मक के स्थानांतरण को रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपके शुक्राणु है, यानी कि जो आपके शुक्राणु हैं और जो आपके अंडाणु हैं, उनका मिलाप नहीं हो पाएगा, उनका मिलाप नहीं हो पाएगा। और जब इनका मिलाप नहीं हो पाएगा तो फिर यहां पर निषेचन की जो चांसेस है वो बहुत ही कम, क्या बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएंगे। क्या ये बात सभी को क्लियर है? बिल्कुल। अब बच्चों अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा और मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा आप सभी के कमेंट्स कि जब भी हम किसी भी शल्य चिकित्सा को करते हैं या जब भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है, तो क्या ऐसे में नॉर्मल जब हम फीमेल्स की बात करते हैं तो क्या फीमेल्स के अंदर आर्तव चक्र प्रभावित होता है? क्या आर्तव चक्र पर इसका कोई इफेक्ट देखने को मिलता है? क्या आर्तव चक्र इससे डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हिस्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है बेटा? हिस्टेक्टोमी का मतलब जब हम पूरा का पूरा यूट्रस ही रिमूव कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? हिस्टेक्टोमी। पर यह शल्य चिकित्सा हमारे युग्मक के स्थानांतरण को रोकने के लिए काम में नहीं आती, इसको हम तब काम में नहीं लेते। ये दूसरी कोई बीमारी होती है उसके अंदर हम यही चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का जो ये एक प्रकार है, इसमें हम काम में लेते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें बेटा हमारी ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना, ट्यूबेक्टोमी, तो ट्यूबेक्टोमी क्या हो जाएगा बेटा? इसका सही जवाब हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी, यानी कि जब हम फैलोपियन ट्यूब, यानी कि हमारी जो अंडवाहिनी है या फैलोपियन नलिका है, जब हम उसको कट करके टाई कर देते हैं, तो ये ट्यूबेक्टोमी सही आंसर हो जाता है। सेम इससे मिलता जुलता एक शब्द है जहां पर कंफ्यूजन अक्सर होता है, वो है वेजेक्टोमी। वेजेक्टोमी बेटा आप सभी को पता होना चाहिए कि वाजा डिफरेंस को जब हम कट करके और उसको टाई कर देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? वेजेक्टोमी। वेजेक्टोमी जो होती है बच्चों, आपको ध्यान रखना है किसके अंदर देखने को मिलती है? मेल्स के अंदर, नर के अंदर, पुरुषों के अंदर। यह भी बेटा युग्मक स्थानांतरण को रोकने का एक तरीका है। ध्यान रहे, कभी भी फीमेल्स के अंदर वेजेक्टोमी और मेल्स के अंदर ट्यूबेक्टोमी मत टिक करके आ जाना भाई। एग्जामिनर भी सोचेगा कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मेल्स में यार ट्यूबेक्टोमी, हमने तो कभी सुना नहीं, बच्चा टिक करके आ रहा है, यार क्या पढ़ रहे हैं ये लोग। तो ध्यान रखना बच्चों कि मेल्स के अंदर कभी भी ट्यूबेक्टोमी नहीं होती और फीमेल्स के अंदर कभी भी वेजेक्टोमी नहीं होती। जब हम फीमेल्स यानी कि मादाओं की बात करते हैं तो उनमें ट्यूबेक्टोमी देखने को मिलती है, और मेल्स के अंदर बच्चों वेसेक्टोमी यानी कि वाजा डिफरेंस को हम कट करके टाई कर देते हैं। इससे दोनों प्रक्रियाओं में आपको ध्यान रखना है, युग्मक निर्माण पर या फिर गैमीटोजेनेसिस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉर्मल गैमीटोजेनेसिस होगा, नॉर्मल आपका युग्मक का निर्माण होगा, परंतु इससे निषेचन नहीं हो पाएगा। यानी कि युग्मक स्थानांतरण को रोकने की ये दो शल्य चिकित्साओं की तकनीक है जो कि नर और मादाओं में देखने को मिलती है। बिल्कुल सही। चलिए भाई अगले प्रश्न के ऊपर। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। चलिए यहां पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अकर इनसाइड द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक में स्त्री के जनन पथ के भीतर युग्मक का संलयन होता है? अब देखो बच्चों, ये सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं, इन सभी टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। यानी कि ये सभी तकनीक जो होती है बांझपन के अंदर कार्य करती है, यानी कि इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में हम इन टेक्निक्स को काम में लेते हैं, डिपेंडिंग ये कौन से स्तर की इनफर्टिलिटी है या किस प्रकार का बांझपन है। ठीक है, परंतु इन सभी टेक्निक्स में एक चीज कॉमन है, यहां पर हम क्या करवाते हैं दोस्तों? पात्र निषेचन करवाते हैं, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि लैब कंडीशंस के अंदर हम युग्मकों का क्या करवाते हैं दोस्तों?
फ्यूजन करवाते हैं गैमीट्स का, यानी कि युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है और इसी प्रकार से युग्मनज का निर्माण होता है। और हर तकनीक अपने आप में अलग जो है बच्चों प्रक्रिया लेकर आती है। यहां पर हमसे पूछा गया है कि जब कभी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इनसाइड ऑफ फीमेल, यानी कि मादा जनन पथ के अंदर या मादा जनन मार्ग के अंदर जब कभी भी फीमेल्स का जो गैमीट्स है जब उनके अंदर क्या होगा बेटा, फ्यूजन होगा, यानी कि युग्मक का संलयन होगा, तो इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। जिसे हम क्या कहते हैं, जीवे अवस्था। जीवे अवस्था में निषेचन। तो ऐसा किन में देखा जाता है, देखते हैं। सबसे गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, सबसे पहले इनके पूरे नाम भी लिख लेते हैं अगर किसी को नहीं ध्यान है तो। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, फिर आता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, फिर आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और लास्ट में आता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। चलिए अब बेटा सबसे पहले इन सभी टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में हम क्या करते हैं दोस्तों, पात्रे अवस्था में निषेचन करवाते हैं, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में आपको ध्यान रखना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, पात्रे अवस्था में निषेचन होने के बाद में दोस्तों हम क्या करते हैं, जब हमारा युग्मनज यानी कि जब हमारा भ्रूण कम से कम 16 कोशिकाओं से अधिक वाली अवस्था में आ जाता है, यानी कि जब उसके अंदर 8 से 16 से ज्यादा ब्लास्टोमियल्स वाली जब कंडीशन आ जाती है, तो उसके अंदर 8 से ज्यादा कोशिकाओं वाली, जब ऑब्वियसली 8 से ज्यादा कोशिकाओं वाली जो कंडीशन या ब्लास्टोमियर वाली जो कंडीशन आती है, तो उसको हम डायरेक्टली यूट्रस यानी कि हमारे गर्भाशय के अंदर उसको स्थानांतरित करते हैं। तो इसे हम आईयूटी यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। आईसीएसआई यानी कि यहां पर फिर से पात्रे अवस्था में ही क्या होता है, निषेचन होता है। हम अंड कोशिका के अंदर माइक्रोस्कोप में देखकर एक माइक्रो इंजेक्शन से जो स्पर्म है, सिंगल स्पर्म का इंजेक्शन एक अंड कोशिका के भीतर देते हैं। फिर आता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यहां पर जब हमारा युग्मनज 8 कोशिकाएं या उससे कम की अवस्था में होता है, तो उसको हम फैलोपियन ट्रांसफर के अंदर फैलोपियन नलिका के अंदर स्थानांतरित करते हैं। लास्ट में आता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये एक विशिष्ट तकनीक है जहां पर जो मादा है वो गैमीट्स यानी कि युग्मक जनन नहीं कर पाती, यानी कि वो युग्मक बनाने की जो क्षमता होती है वो खो बैठती है, परंतु ये गर्भाशय यानी कि इनका जो गर्भाशय होता है वो गर्भ धारण करने के लिए परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, यानी कि इनके अंदर हार्मोन का स्रावन तो रेगुलर हो रहा है, परंतु यहां पर किसी कारण से वो अंड जनन नहीं कर पा रही, अंड कोशिकाओं का जनन नहीं कर पा रही। तो ऐसे में हम एक अंड कोशिका यानी कि गैमीट को विमेन के अंदर यानी कि उसके एम्प्यूला वाले क्षेत्र में स्थानांतरित करते हैं, और वहीं पर जो होता है बच्चों जीवे अवस्था में उसका निषेचन देखने को मिलता है। इसलिए गिफ्ट ही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। चले बच्चों अलग। अब यहां पर हमसे पूछा गया है मेथड्स इन्वॉल्विंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट हेल्प्स टू ओवरकम इनफर्टिलिटी इज पॉसिबल इन केस ऑफ। यह विधि जिसमें इन विट्रो निषेचन सम्मिलित होता है जो निम्न में से किसी स्थिति में बांझता को समाप्त करने में सहायक करता है। हमसे पूछा गया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलो देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं।
चलिए भाई, यहां पर हमसे पूछा गया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड, तो चलो भाई देखते हैं। गिफ्ट क्या है बेटा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड है, बिल्कुल। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर नहीं, अभी मैंने बताया था बेटा ये इन विवो है, ये इन विट्रो नहीं है, गलत। आईयूआई क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन नहीं, ये गलत, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है? एआई का मतलब क्या होता है बच्चों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, यहां पर पूछा गया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि यहां पर हम क्या करवा रहे हैं? कृत्रिम वीर्य सेचन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं दोस्तों? कृत्रिम वीर्य सेचन, यानी कि हम वीर्य को डायरेक्टली मादा जनन मार्ग के अंदर क्या करते हैं दोस्तों? स्थानांतरित करते हैं, बिल्कुल। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या होगा दोस्तों? इन वीवो। यहां पर भी निषेचन किस प्रकार का होगा? इन वीवो, जीवीय अवस्था में। और लास्ट में क्या आता है बेटा? ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये कैसी अवस्था है बेटा? इन विट्रो कंडीशन है। ये कैसी है भाई? इन विट्रो कंडीशन है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या ये वाली बात भी सभी को क्लियर है क्या? अरे जल्दी से बता दो भाई, क्या ये वाली बात भी सभी को क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। हालांकि बिल्कुल, हाँ आप सही कह रहे हैं बेटा, आईयूआई भी एक मेथड है, बिल्कुल सही कहा। परंतु आईयूआई यहां पर भी हम क्या करते हैं? यूट्रस के अंदर, यानी कि हम डायरेक्टली गर्भाशय के अंदर क्या करते हैं? स्पर्म का इंजेक्शन देते हैं। तो गर्भाशय के अंदर ही डायरेक्ट क्या जाता है बेटा? आपका शुक्राणु यानी कि स्पर्म जाता है। और वहीं पर यदि हम बात करते हैं एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम वीर्य सेचन की, तो हम क्या करते हैं बेटा? दाता से शुक्राणु को महिला की योनि में स्थानांतरित करते हैं। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर हम शुक्राणुओं को कहां पर स्थानांतरित कर रहे हैं? उनके यूट्रस में, यानी कि गर्भाशय में। यूट्रस यानी कि गर्भाशय में स्थानांतरित कर रहे हैं। और एआई में हम क्या कर रहे हैं बेटा? योनि में स्थानांतरित कर रहे हैं, यानी कि इसको वेजाइना में स्थानांतरित कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है बेटा? यहां पर दोनों ही केसेस में इन वीवो फर्टिलाइजेशन यानी कि जीवीय अवस्था में निषेचन देखने को मिल रहा है। हमसे पूछा गया है पात्र अवस्था यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ICSI इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक और बढ़िया ऐसा प्रश्न, देखिए कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए भाई, तो यहां पर प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो देखो यहां पर प्रोजेस्टेरॉन और LNG-20 दोनों ही क्या है भाई? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज हैं। यानी कि ये क्या करती हैं बेटा? या तो केवल प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का संकुल इनमें होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसका स्त्रावन होता है, और इसकी वजह से ये एक प्रकार के किस प्रकार से काम करती है बेटा? बिल्कुल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह, यानी कि गर्भ निरोधक की तरह ये कार्य करती है। ठीक है, फिर आता है बेटा मल्टीलोड 375। अभी हमने देखा ये तो क्या है बेटा? कॉपर रिलीजिंग है, ये तो कॉपर का स्त्रावन करेगी, तो ये तो वैसे भी गलत ऑप्शन हो गया। हमसे प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पूछा गया है, बिल्कुल। और लास्ट में आता है इम्प्लांट्स। तो बेटा इम्प्लांट्स क्या होते हैं? इम्प्लांट्स क्या होते हैं आप सभी को पता होगा कि स्किन के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम भी है कि स्किन में, आम के अंदर, स्किन के अंदर सबक्यूटेनियसली इसके अंदर बेटा एक छोटा सा एक इम्प्लांट होता है, उसको प्लेस किया जाता है, जो कि लंबे समय तक प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के संकुल को स्रावित करता रहता है, और इसकी वजह से बेटा कभी भी जो होता है बेटा निषेचन नहीं हो पाता। और जब भी आपको कभी भी दो शिशुओं के बीच में या फिर आपको जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी से यदि बचना होता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो बिल्कुल तो फिर मल्टीलोड 375 क्या हो जाएगा बेटा, इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था कि प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया बेटा, ये हमारा कॉपर रिलीजिंग है मल्टीलोड 375, जो कि मैंने आपको बताया था। चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। छोटा ही रखा है, कल से जो है वापस पोल के साथ और फुल फ्लेज जो है क्लास आप सभी के लिए मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को फिर से ईद मुबारक और आपको आज के इस शुभ और पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए, साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। और इसी तरीके से यदि आप सेशंस को एंजॉय करना चाहते हैं तो बच्चों डेली शाम को 6 बजे बायोलॉजी के शानदार इस खूबसूरत से सफर में मेरे डॉक्टर हिमांशु के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक शाम को 6 बजे आप सभी के मन पसंदीदा चैनल जिसका नाम है उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।